हेलो एवरीवन, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेज एंड डिफेंस एकेडमी रिंगस। एनसीईआरटी साइंस की अगली सीरीज में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। इससे पहले मैंने लगभग 12-13 एनसीईआरटी साइंस की सीरीज कंप्लीट करवा दी हैं। जिन बच्चों ने भी उन वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियो को आई बटन पे भी विजिट करके देख सकते हैं, प्लस आप उन वीडियो से संबंधित डिस्क्रिप्शन में भी अपना लिंक ढूंढ सकते हैं। मैं जो भी वीडियो कराता हूं उसके दो पोर्शन लेता हूं। सबसे पहले मैं उस वीडियो से संबंधित थ्योरेटिकल पोर्शन कवर करा देता हूं और उससे संबंधित उसके बाद में फिर मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी एमसीक्यू आपको सोल्व करवा देता हूं। सारे ही क्वेश्चंस मैं एनसीईआरटी से लेता हूं, तो सारे वीडियो को आप ध्यान से देखना ताकि आपका कोई भी क्वेश्चंस या कोई भी आपका चैप्टर मिस ना हो। आज एनसीईआरटी साइंस में आपके सामने मैंने जो अगला जो टॉपिक लिया है ना एनसीईआरटी साइंस का, वो मैंने आपके सामने लिया है वास्तव में अंतःस्रावी तंत्र। ये बायोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अंतःस्रावी तंत्र। और ये जो अंतःस्रावी तंत्र है इसे ही इंग्लिश में बोला जाता है एंडोक्राइन सिस्टम। इस एंडोक्राइन सिस्टम के मैंने टोटल 30 एमसीक्यू लिए हैं और पीडीएफ मैंने नीचे दे दी है। पीडीएफ में मैंने आंसर नहीं दिए हैं तो वो तुम खुद करने की कोशिश करना। आज एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट पहला है और इस पहले पार्ट में मैंने 3 अवधारणाओं पर बात की है। एक तो मैंने एंजाइम और हार्मोन की अवधारणा पर बात की है, एक मैंने हाइपोथैलेमस और एक मैंने पीनियल। ये दोनों ही ग्रंथियां तुम्हें मालूम है कि मानव के मस्तिष्क में स्थित होती हैं। ये ठीक है ना। मस्तिष्क में टोटल 3 ग्रंथियां स्थित होती हैं। एक ग्रंथि और बच जाएगी जिसका क्या नाम है, पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि का अध्ययन मैं कराऊंगा तुम्हें इससे अगले वीडियो में। आज जो मैंने 30 क्वेश्चंस लिए हैं वो एंजाइम और हार्मोन से संबंधित हैं, प्लस उसमें हाइपोथैलेमस है, प्लस उसमें पीनियल ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि के किसी भी क्वेश्चन को मैंने इस वीडियो में शामिल नहीं किया है। अगला जो शुक्रवार को जो मेरा वीडियो जो लिंक आएगा ना, उसमें आपको पीयूष ग्रंथि से संबंधित लगभग 25-30 क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा। तो सबसे पहले अपन थ्योरेटिकल पोर्शन शुरू करते हैं, अंतःस्रावी तंत्र का थ्योरेटिकल पोर्शन, और उसके बाद में अपन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करते हैं। ये मैंने आपके सामने कुछ इमेज सेट की है। अंतःस्रावी तंत्र को बोला जाता है एंडोक्राइन सिस्टम। लैटिन भाषा के 2 शब्द होते हैं। एक शब्द होता है एंडो, तो एंडो का मतलब होता है अंदर। एंडो का मतलब क्या होता है, अंदर। और एक शब्द होता है एक्जो, और एक्जो का मतलब होता है बाहर। एक्जो का क्या मतलब होता है, बाहर। और इसी एंडो या अंदर से बना है एंडोक्राइन सिस्टम, और इसी एंडोक्राइन सिस्टम से अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन कहलाता है एंडोक्राइनोलॉजी। एक तो क्वेश्चन अपना यह बनता है कि अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है, एंडोक्राइनोलॉजी। फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी बोला कि एंडोक्राइनोलॉजी के जनक कौन है, तो एंडोक्राइनोलॉजी के जनक हो जाएंगे थॉमस एडिसन। एंडोक्राइनोलॉजी के जनक कौन है, थॉमस एडिसन। ये अपने दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि अंतःस्रावण शब्द, ये रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया था। ये 11th की केमिस्ट्री 11th की बायोलॉजी से ये ऐसे की ऐसे डिटेल आई थी। अंतःस्रावण या इंटरनल सिक्रेशन शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने किया था। ये क्वेश्चन पूछा था और उसने पहला ऑप्शन दिया था थॉमस एडिसन। तो ज्यादातर क्या मैक्सिमम बच्चों ने इसका आंसर थॉमस एडिसन ही कर दिया, जबकि अपने को इतना ध्यान है कि फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी या अंतःस्रावी तंत्र के जनक हैं थॉमस एडिसन। तो लेकिन ये अंतःस्रावण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक ने किया था, और कब किया था, 1855 में। और उस वैज्ञानिक का क्या नाम था, क्लॉड बर्नार्ड। ठीक है ना। तो ये हो गया अपना तीसरा क्वेश्चन। अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन एंडोक्राइनोलॉजी, अंतःस्रावी तंत्र के जनक थॉमस एडिसन, और अंतःस्रावण शब्द का प्रयोग किया गया था क्लॉड बर्नार्ड। और ये कब की बातें हैं, लगभग 1855 की बातें। अंतःस्रावी तंत्र का कार्य क्या होता है, विभिन्न जैविक क्रियाओं का नियंत्रण एवं उनका क्या करना, समन्वय करना। और ये कार्य करता कौन है, ये कार्य करती है ग्रंथियां। तो ग्रंथियां क्या होती है, कोशिकाओं का ऐसा समूह है जो तरल पदार्थों को बाहर निकालता है, उन्हें क्या बोला जाता है, ग्रंथि बोला जाता है। ये परिभाषा भी कभी कभी तुमसे पूछी जाती है और बीच में इस प्रकार से स्पेस दे दिया जाता है, अलग अलग ऑप्शन आते हैं। तो वास्तव में ग्रंथियां कुछ नहीं होती हैं। कोशिकाओं का ही एक समूह होती है। कोशिकाओं का ही जो एक समूह होता है ना, उसे ही बोला जाता है वास्तव में ग्लैंड्स, या इसे ही बोला जाता है वास्तु में ग्रंथियां। तरल पदार्थ में लार भी हो सकती है, आंसू भी हो सकते हैं, हार्मोन भी हो सकते हैं, या कोई एंजाइम भी हो सकते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी अपन ने किसकी ले ली थी, अंतःस्रावी तंत्र की ली है। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि तुम इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार तुम, शाबाश। अगली बात चीज देखो तुम,
ग्रंथियां सामान्यतया 3 प्रकार की होती हैं। कितनी प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। एक तो ग्रंथि होती है बहिस्रावी, जिनको क्या बोला जाता है? एक्सोक्राइन। एक ग्रंथि होती है अंतःस्रावी, जिनको क्या बोला जाता है? एंडोक्राइन। और एक ग्रंथि होती है मिश्रित या मिक्स्ड, या इसे बोला जाता है हेट्रोक्राइन। ये हेट्रोक्राइन ये लैटिन भाषा का शब्द है, ये ध्यान रखना तुम, ये इंपॉर्टेंट है। बहिस्रावी ग्रंथियों में नलिकाएं पाई जाती है, इसलिए इनको बोला जाता है, ये कौन सी ग्रंथियां हैं? नलिका या फिर डक्टफुल ग्लैंड्स हैं। इनसे बहिस्रावी ग्रंथि से जो रासायनिक पदार्थ निकलता है उसे वास्तव में बायोलॉजी ने कह दिया एंजाइम। अंतःस्रावी तंत्र में, अंतःस्रावी ग्रंथियों में जिनको एंडोक्राइन बोला जाता है, उनमें ग्रंथियां नहीं, नलिकाएं नहीं पाई जाती, इसलिए इनको बोला जाता है नलिका विहीन, या इनको बोला जाता है डक्टलेस। अर्थात अंतःस्रावी ग्रंथियां 3 प्रकार की हैं। एक वो हैं जिनमें नलिका पाई जाती है, एक वो हैं जिनमें नलिका नहीं पाई जाती। जिनमें नलिका पाई जाती है वो बहिस्रावी ग्रंथि है, और जिनमें नलिका नहीं पाई जाती वो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। और अंतःस्रावी ग्रंथि से जो रासायनिक पदार्थ निकलता है उसे बोला जाता है मेरे दोस्तों हार्मोन। अर्थात हार्मोन का श्रावण कहां से होता है? अंतःस्रावी तंत्र से। एंजाइम का श्रावण कहां से होता है? बहिस्रावी तंत्र से। तो हार्मोन और एंजाइम में एक फर्क मेरे सामने तैयार हो गया है कि जो बहिस्रावी ग्रंथियों से निकलता है वो तो एंजाइम है, जो अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलता है वो हार्मोन है। और मिश्रित ग्रंथियों को बोला जाता है हेट्रोक्राइन या फिर मिक्स ग्लैंड। ये टोटल 3 होती हैं। एक होती है अंडा से, एक होती है वृषण, और एक होती है अग्ना से। कभी कभी तुम्हारा एग्जामिनर कुछ इस प्रकार से पूछता है कि जो जनन ग्रंथियां होती हैं, कौन सी ग्रंथियां होती हैं? जनन ग्रंथियां। बोला कि वो जनन ग्रंथियां निम्नलिखित में से किस श्रेणी की ग्रंथि है? तो ध्यान रखना वो किस श्रेणी की ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथियों के अंतर्गत आएंगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि जनन ग्रंथियों में अंडा से और वृषण आता है, अंडा से और वृषणी वास्तव में किसमें आती हैं? मिश्रित ग्रंथियों में आती हैं। अर्थात तीनों ग्रंथियां कुछ हार्मोन भी निकालती हैं, और ये तीनों ग्रंथियां कुछ एंजाइम को भी सिक्रेट करती हैं। बहिस्रावी ग्रंथि जैसे मान लो लार ग्रंथि है, स्वेद ग्रंथि है, स्तन ग्रंथि है और आंसू ग्रंथि है। ठीक है ना, ये आंसू है, सॉरी आई नहीं है। और अंतःस्रावी ग्रंथि में जैसे पीयूष ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है और एड्रिनल ग्रंथि है। अर्थात आपने कभी यही सुना होगा कि पीयूष ग्रंथि का कौन सा हार्मोन है, थायराइड ग्रंथि का कौन सा हार्मोन है, पीनियल ग्रंथि का कौन सा हार्मोन है। आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि पीनियल ग्रंथि से कौन सा एंजाइम निकला है, क्योंकि सर एंजाइम का सिक्रेशन तो केवल और केवल अंतःस्रावी तंत्र से, अंतःस्रावी ग्रंथियों से ही होता है। आपने यह सुना होगा कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, पसीने में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, दुग्ध में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये सारी बातें वास्तव में किससे संबंधित हैं? बहिस्रावी ग्रंथि से संबंधित है। तो मैं फिर चाहूंगा तुमसे कि एक बार तुम इसका स्क्रीनशॉट दोबारा से ले लो। अब आगे की प्रक्रिया थोड़ा सा समझना। मैंने तुम्हारे सामने अंतर तैयार किया है हार्मोन और एंजाइम को लेकर, ध्यान से समझ लेना इनको। हार्मोन जो है ना, हार्मोन आपको मालूम है कि हार्मोन का स्रावण कहां से होता है? अंतःस्रावी तंत्र से। ठीक है ना, कहां से स्रावित होते हैं? अंतःस्रावी तंत्र से। और एंजाइम जो हैं, ये एंजाइम मेरे दोस्तों कहां से स्रावित होते हैं? तो ये कहां से स्रावित होते हैं? बहिस्रावी तंत्र से। सबसे पहले बातें करते हैं अपन हार्मोन की। तो हार्मोन से संबंधित तुम्हें 2 वैज्ञानिक याद करने हैं। हार्मोन की खोज व नामकरण देने वाले वैज्ञानिक 2 थे, एक का नाम था बेलिस और एक का नाम था स्टार्लिंग। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि बेलिस और स्टार्लिंग का संबंध किस रासायनिक पदार्थ से है? तो आंसर क्या आएगा यहां पर? हार्मोन। एंजाइम से संबंधित 2 वैज्ञानिक हैं, एक तो एंजाइम की खोज करने वाले और एक एंजाइम का नामकरण देने वाले। एंजाइम की खोज की थी एक वैज्ञानिक ने जिसका नाम था बुकनर। क्या नाम था रे? बुकनर। और नामकरण देने वाले वैज्ञानिक का नाम था कुहने। क्या नाम था? कुहने। तो बुकनर और कुहने साहब का संबंध किससे हो गया? एंजाइम से हो गया। और बेलिस और स्टार्लिंग का संबंध किससे हो गया? हार्मोन से हो गया। सबसे पहला पॉइंट देखना है हार्मोन का, ये अपना प्रभाव दूर के अंगों में दर्शाते हैं। किनके बारे में? सत्य कथन है हार्मोन के बारे में।
अर्थात हार्मोन जहां से निकलते हैं ना वहां अपना ज्यादा प्रभाव नहीं दर्शाते, ये अपना प्रभाव दूर के अंगों में दर्शाते हैं। जैसे पीयूष ग्रंथि का ऑक्सीटोसिन हार्मोन है जो मस्तिष्क से निकलता है, जबकि वह दुग्ध ग्रंथियों को सक्रिय करता है, जबकि दुग्ध ग्रंथियां वास्तव में मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है। अर्थात हार्मोन जहां से निकलते हैं वहां अपना कार्य तो भले करते होंगे, लेकिन मेन अपना प्रभाव शरीर के दूसरे हिस्सों में दर्शाते हैं। जबकि एंजाइम जहां से निकलते हैं वही अपना प्रभाव दर्शाते हैं, अर्थात ये अपना प्रभाव पास के अंगों में दर्शाते हैं। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, इसको स्टार लगा लेना तुम। हार्मोन के रासायनिक संगठन में एमिनो अम्ल, वसीय अम्ल, स्टेरॉइड और प्रोटीन के बने होते हैं। कौन बने होते हैं? हार्मोन। लेकिन एंजाइम केवल और केवल किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। अर्थात एंजाइमों में प्रोटीन के अलावा वसीय अम्ल और स्टेरॉइड अम्ल जो आते हैं वो शामिल नहीं होते। इसीलिए कहा जाता है कि समस्त एंजाइम हार्मोन हैं, लेकिन समस्त हार्मोन एंजाइम नहीं है। यहां पर एक अपवाद है सर, एक एंजाइम होता है जिसे बोला जाता है राइबोजाइम एंजाइम। ये राइबोजाइम एंजाइम प्रोटीन से नहीं बना, अगर प्रोटीन से बना होता तो ये अपवाद होता ही नहीं। ये वास्तव में किससे बना होता है? आरएनए से बना होता है। तो यहां से ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कौन सा एंजाइम अपवाद स्वरूप काम करता है, तो ध्यान रखना क्या करोगे? राइबोजाइम एंजाइम। और किससे बना होता है? आरएनए से। हार्मोन के बारे में तीसरा पॉइंट ध्यान से देखो इधर, ये क्रिया के पश्चात नष्ट हो जाते हैं। बिल्कुल सही है, एंजाइम क्रिया के पश्चात नष्ट नहीं होते, क्रिया के पश्चात भी ये बने रहते हैं। 3 पॉइंट अपने क्लियर हुए हैं। हार्मोन रासायनिक संदेशवाहक होते हैं, अर्थात शरीर के विभिन्न हिस्सों में जो संदेशवाहक का जो काम करते हैं या जो कम्युनिकेशन मैसेंजर का जो काम करते हैं वो केवल और केवल कौन काम करते हैं? हार्मोन काम करते हैं। जबकि एंजाइम क्या होते हैं? जैव उत्प्रेरक होते हैं। ये क्वेश्चन भी सर तुम्हारा आया हुआ है कि कौन सा रासायनिक पदार्थ जैव उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है, तो आंसर क्या था रे? एंजाइम। हार्मोन के बारे में 5वां कथन क्या है? ये ब्लड द्वारा अंगों तक पहुंचते हैं। किनके द्वारा अंगों तक पहुंचते हैं? ब्लड द्वारा अंगों तक पहुंचते हैं। क्यों पहुंचते हैं सर? क्योंकि अंतःस्रावी तंत्र से निकलते हैं। अंतःस्रावी तंत्र में आपको मालूम है कि वास्तव में डक्टलेस होता है ये, अर्थात इनमें नलिकाएं नहीं होती, तो इनको ब्लड का सहारा लेना पड़ता है। इन्हें ब्लड की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि इनका प्रवाह है तो सर किसमें हो जाता है? नलिकाओं में हो जाता है। 6वां पॉइंट क्या है? ये अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलते हैं। कौन निकलते हैं? हार्मोन। और ये कहां से निकलते हैं? बहिःस्रावी ग्रंथि से निकलते हैं। कौन निकलते हैं? एंजाइम। तो ये 6 पॉइंट हैं। ये 6 पॉइंट एक बार तुम इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, कि नहीं तो ये 6 पॉइंट तुम्हें आने वाले क्वेश्चंस में कंफ्यूज करेंगे। फिर अपन क्वेश्चन और आंसर इनका शुरू करते हैं। मैं लिख देता हूं एक बार, बेलिस एंड स्टारलिंग। और इन एंजाइमों का संबंध किससे है? 2 वैज्ञानिकों से। एक तो की थी खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था? बुकनर। और एक था नामकरण देने वाला कौन था? कुहने। मैं चाहूंगा तुम अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल तुम्हारी क्लियर हो जाए। शाबाश। तो शुरू कर रहे हैं हम पहले क्वेश्चन के साथ। ये देखो मैंने लिया है, लेकिन इसको हम बाद में समझाऊंगा। तुम पहला क्वेश्चन ध्यान से देखना। अंतःस्रावण शब्द, इंटरनल सीक्रेशन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब व किसने किया? 4 ऑप्शन तुम्हारे सामने हैं, फटाफट आंसर दे दो। मात्र 10 सेकंड तुम्हारे सामने हैं। अंतःस्रावण शब्द का प्रयोग किसने किया? अंतःस्रावी के जनक नहीं पूछ रहा है, तुम थॉमस एडिसन क्यों आंसर में दे रहे हो? शाबाश। अंतःस्रावण शब्द का प्रयोग कब किया गया था? 1855 में किया गया था। किसने किया था? क्लॉड बर्नार्ड ने किया था। तो पहले का राइट आंसर हो जाएगा ए। करीब करीब बच्चों ने सभी ने सही उत्तर दिया है। क्यों? क्योंकि अपन ने पहले थ्योरेटिकल पोर्शन को बढ़िया से कवर कर लिया है। अगर तुम्हारे एग्जामिनर पूछे अंतःस्रावी तंत्र के जनक, तब तुम्हें क्या करना था? थॉमस एडिसन। एक मैंने डी ऑप्शन यहां पर जानबूझ के लिया है, विल्किंस और फ्रैंकलिन। ठीक है ना। ये जो डीएनए होता है ना, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, डीएनए का द्विकुलित मॉडल तो वाटसन एवं क्रिक ने दिया था, लेकिन डीएनए का विस्तृत अध्ययन, ये एलडीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये डीएनए का विस्तृत अध्ययन
डीएनए का विस्तृत अध्ययन सर्वप्रथम बोला कि किन वैज्ञानिकों ने किया था, तो आंसर आता है विल्किंस और फ्रैंकलिन। और डीएनए का विस्तृत अध्ययन इसी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था एलडीसी 2016 में, ठीक है ना। किसने किया था? विल्किंस और फ्रैंकलिन ने। और यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस विधि से किया था, तो ध्यान रखना जो विधि इन्होंने काम ली थी ना, वो विधि इन्होंने काम ली थी अक्षर विवर्तन विधि। ये दोनों तुम्हें याद रखने हैं। किस विधि से? अक्षर विवर्तन विधि से। ये बातें किसने की थी? विल्किंस और फ्रैंकलिन ने। अपने अंतःस्रावण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब व किसने किया, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 1855 क्लॉड बर्नार्ड। तो पहले का राइट आंसर है ए। अंतःस्रावी तंत्र एंडोक्राइन सिस्टम के जनक माने जाते हैं। फटाफट कमेंट करके बता दो मुझे, मात्र 5 सेकंड का क्वेश्चन है। अंतःस्रावी तंत्र के जनक हैं। अंतःस्रावी तंत्र के जनक किन्हें माने जाते हैं, तो किन्हें माने जाते हैं? विलियम हार्वे को, थॉमस एडिशन को। थॉमस एडिशन को माना जाता है। और विलियम हार्वे को किनका जनक माना जाता है, तो तुम्हें सबको मालूम है कि विलियम हार्वे साहब को किनका जनक माना जाता है? रुधिर परिसरण तंत्र के जनक। रुधिर परिसरण तंत्र के जनक। रॉबर्ट हुक साहब ने किसकी खोज की थी? कोशिका की खोज। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। और कौन सी कोशिका की खोज की थी? मृत कोशिका की खोज। और रॉबर्ट ब्राउन ने वास्तव में सर्वप्रथम किसके बारे में बताया था? केंद्रक की खोज के बारे में, या केंद्रक के बारे में किसने बताया था? रॉबर्ट ब्राउन। कोशिका की खोज ध्यान रखना 1665, और केंद्र की खोज इंपॉर्टेंट है, ये लगभग 1831 में। ये डेट इंपॉर्टेंट है सारी। तो दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा ए। तीसरा क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन तुम्हारे सामने हैं, फटाफट कमेंट करके मुझे आंसर बता दो। सही सुमेलित नहीं है। शाबाश, कुछ बच्चों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। इधर लिखे हुए हैं हार्मोन, एंजाइम, अंतःस्रावी शब्द और अंतःस्रावी के जनक। हार्मोन बेलिस और स्टार्लिंग बिल्कुल सही है। बेलिस और स्टार्लिंग ने सर्वप्रथम बताया था। एंजाइम बुकनर और कोहेन ने बिल्कुल सही है। अंतःस्रावी शब्द किसने दिया था? क्लॉड बर्नार्ड ने बिल्कुल सही है। कब दिया था? 1855 में। तीनों तो बिल्कुल सही हैं। अंतःस्रावी के जनक विलियम हार्वे नहीं सर, अंतःस्रावी के जनक विलियम हार्वे थोड़े ही हैं। अंतःस्रावी के जनक तो कौन है? थॉमस एडिशन। तो तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा डी। कुछ सारे बच्चों ने इसका आंसर सही दिया है। शाबाश मेरे शेरों। चौथा क्वेश्चन है तुम्हारी स्क्रीन के सामने। श्रावण के दृष्टिकोण से ग्रंथियां या ग्लैंड्स मुख्य रूप से कितनी प्रकार की होती हैं? 1, 2, 3 और 4। मात्र 2 सेकंड का क्वेश्चन है। शाबाश। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। श्रावण के दृष्टिकोण से कितने प्रकार की हैं? 3 प्रकार की। एक तो कौन सी होती हैं? अंतःस्रावी। एक कौन सी होती हैं? बहिस्रावी। और एक कौन सी होती हैं? मिश्रित ग्रंथियां। तो टोटल कितने प्रकार की हैं? 3 प्रकार की। थ्योरेटिकल पोर्शन में मैंने इसको बता भी दिया था। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सी विशेषता बहिस्रावी ग्रंथि की नहीं है? एक्सोक्राइन। अब थोड़ा सा एक लेंथली क्वेश्चन है, तो कॉन्सेप्ट को समझते जाना और साथ साथ आंसर देते जाना। निम्न में से कौन सी विशेषता बहिस्रावी ग्रंथि की नहीं है? बहिस्रावी ग्रंथि, एक्सोक्राइन। फटाफट कमेंट कर दो। ये नलिका युक्त होती हैं। इनसे स्रावित रासायनिक पदार्थ एंजाइम कहलाते हैं। ये संख्या में अधिक है। इनसे स्रावित रासायनिक पदार्थ हार्मोन कहलाते हैं। ए बी सी डी। शाबाश, 4 बच्चों का सही आया अभी। शाबाश, करीब करीब बच्चों ने सही दिया है। ये नलिका युक्त होती हैं या डक्टफुल होती हैं? बिल्कुल सही है। बहिस्रावी ग्रंथि में नलिकाएं पाई जाती हैं। नलिकाओं को बोला जाता है डक्ट, ठीक है ना। तो ये डक्टफुल होती हैं। इनसे स्रावित रासायनिक पदार्थ एंजाइम कहलाते हैं। बिल्कुल सही है। बहिस्रावी ग्रंथि से स्रावित रासायनिक पदार्थ क्या कहलाता है? एंजाइम कहलाते हैं। ये संख्या में अधिक होती है। बिल्कुल सही है। इनकी संख्या अंतःस्रावी ग्रंथि की अपेक्षा में ज्यादा होती है। 3 पॉइंट अपने सही हैं।
इनसे स्रावित रासायनिक पदार्थ हार्मोन कहलाते हैं। इनसे स्रावित रासायनिक पदार्थ हार्मोन नहीं कहलाते। इनसे स्रावित रासायनिक पदार्थ, तो मैंने तुम्हें बताया कि इनसे स्रावित रासायनिक पदार्थ क्या कहलाते हैं? एंजाइम कहलाते हैं। ठीक है ना, क्या कहलाते हैं? एंजाइम कहलाते हैं। तो पांचवे का राइट आंसर हो जाएगा डी। करीब करीब सभी बच्चों ने इसका सही आंसर दिया है, शाबाश। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सी एक बहिस्रावी ग्रंथि नहीं है? नहीं है पूछा है, ध्यान रखना, फटाफट कमेंट करके बता दो मुझे। निम्न में से कौन सी एक ग्रंथि बहिस्रावी ग्रंथि नहीं है? शाबाश, ध्यान देना। बहिस्रावी ग्रंथि, लार ग्रंथि तो बहिस्रावी ग्रंथि है, स्वेद ग्रंथि भी बहिस्रावी ग्रंथि है, अश्रु भी बहिस्रावी ग्रंथि है, लेकिन थायराइड ग्रंथि बहिस्रावी ग्रंथि थोड़ी ना है। थायराइड ग्रंथि तो वास्तव में कौन सी ग्रंथि है? अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये अंतःस्रावी ग्रंथि क्यों है? क्योंकि इससे जो रासायनिक पदार्थ निकला ना, उस रासायनिक पदार्थ को अपन ने क्या नाम दे दिया रे? थायरोक्सिन हार्मोन। तो थायरोक्सिन के आगे अपन ने कोई एंजाइम थोड़ा ही लगाया, अपन ने क्या लगाया है? हार्मोन लगाया है। तो छठवें का राइट आंसर हो जाएगा बी। सातवां देखो, निम्न में से कौन सा कथन अंतःस्रावी ग्रंथियों के संदर्भ में सही नहीं है? फटाफट कमेंट करके बता दो। कौन सा कथन अंतःस्रावी ग्रंथियों के संदर्भ में सही नहीं है? अंतःस्रावी ग्रंथि, ध्यान देना। शाबाश, बिल्कुल सभी बच्चों ने सही दिया है, करीब करीब सभी बच्चों का राइट आंसर है। ये नलिका विहीन होती हैं, ये तो बात बिल्कुल सही है, नलिका विहीन होती है, अंतःस्रावी ग्रंथियों में नलिकाएं नहीं होती। इनसे रासायनिक पदार्थ हार्मोन निकलता है, बिल्कुल सही है। ये नलिका युक्त होती है, नहीं सर ये नलिका युक्त नहीं होती। तो सातवें का राइट आंसर हो जाएगा सी। ये संख्या में कम होती हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। बहिस्रावी ग्रंथियां संख्या में ज्यादा होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां संख्या में कम होती हैं। तो सातवें का राइट आंसर हो जाएगा सी। निम्न में से कौन सा युग्म अंतःस्रावी ग्रंथियों का युग्म है? फटाफट कमेंट करके बता दो। मात्र 10 सेकंड का क्वेश्चन है सर। अंतःस्रावी ग्रंथियों का युग्म है। शाबाश, सही दिया है करीब करीब बच्चों ने। अंतःस्रावी ग्रंथियों के युग में देखो पहला ऑप्शन है स्वेद ग्रंथि, तो स्वेद ग्रंथि तो पहले अपने पकड़ में आ गई, कोई अंतःस्रावी नहीं है। दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं, पीयूष ग्रंथि, थायराइड, दो तो सही है। थाइमस, ये तो बिल्कुल ठीक लग रहा है मुझे, लेकिन आगे के ऑप्शन और देख लेते हैं अपन। लार ग्रंथि, नहीं सर लार ग्रंथि नहीं होती, ये भी कट गया। स्वेद ग्रंथि, ये भी कट जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। करीब करीब बच्चों ने सभी इसका सही आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सी एक मिश्रित ग्रंथि नहीं है? 9वां और 10वां थोड़ा सा कंफ्यूजन क्वेश्चन है, ठीक है ना, दोनों ही एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए मैंने दोनों को एक जगह डाल दिया। निम्न में से कौन सी एक मिश्रित ग्रंथि नहीं है? फटाफट कमेंट कर दो। 9th में क्वेश्चन लिखकर फिर कमेंट करना, 9th और 10th का अलग अलग। 9th का कमेंट करके बताओ कौन सी एक मिश्रित ग्रंथि नहीं है? कौन सी एक मिश्रित ग्रंथि नहीं है? सर मिश्रित ग्रंथि में कौन आती हैं? 3 ग्रंथियां आती हैं। देखो पहले अंडा से बिल्कुल मिश्रित ग्रंथि है, वृषण बिल्कुल मिश्रित ग्रंथि है, थायराइड मिश्रित ग्रंथि नहीं है सर, और अग्ना से भी मिश्रित ग्रंथि है। तो 9th का राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है ना। अग्नाशय ग्रंथि में तुम इतना ध्यान रखना कि अग्नाशय ग्रंथि का सर्वाधिक भाग तो होता है एक्सोक्राइन, ठीक है ना। एक्सो का मतलब क्या हो गया यहां पर? बहिस्रावी। क्या हो गया? बहिस्रावी। और इसका जो 1% बाद है ना, ये तो होता है एंडोक्राइन। एंडोक्राइन का मतलब क्या होगा यहां पर? अंतःस्रावी। तो कभी कभी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अग्नाशय ग्रंथि का अधिकांश भाग किसकी तरह व्यवहार करता है? तो ध्यान रखना किसकी तरह व्यवहार करता है? बहिस्रावी ग्रंथि। लगभग कितना भाग? 99% भाग। कैसे कार्य करता है ये मैं तुम्हें बताऊंगा अग्नाशय ग्रंथि या पैनक्रियाज के वीडियो में। 10th क्वेश्चन का भी राइट आंसर आपने सही बताया है। निम्न में से कौन सी एक मिश्रित ग्रंथि है? तो मिश्रित ग्रंथि तो 3 ही है,
तीनों वाली जो भी ऑप्शन में होगी मैं देख लूंगा। यकृत तो सर नहीं है, पीनियल भी नहीं है, अग्ना से है तो अग्ना से इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। थाइमस भी नहीं है, तो 9th का राइट आंसर है सी और 10th का राइट आंसर है सी। दोनों में ही राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। सभी बच्चों ने करीब करीब इसका राइट आंसर दिया है। डैश ग्रंथियों में नलिका नहीं होती, फटाफट कमेंट कर दो, किन ग्रंथियों में नलिका नहीं होती? शाबाश। किनमें नलिका नहीं होती? अंतःस्रावी, ठीक है ना। अर्थात अंतःस्रावी जो ग्रंथियां आती है ना, ये अंतःस्रावी ग्रंथियां वास्तव में कैसी होती है? डक्टलेस ग्रंथियां होती है। तो 11वीं का राइट आंसर हो जाएगा बी। निम्न में से कौन सा एक नलिका युक्त, कौन सी एक नलिका युक्त ग्रंथि नहीं है? अब बताओ तुम, देखे कमेंट करके। निम्न में से कौन सी एक नलिका युक्त ग्रंथि नहीं है? भाई नलिका युक्त ग्रंथि नहीं है। नलिका युक्त का मतलब वो ग्रंथि ढूंढनी है जो वास्तव में कौन सी ग्रंथि है? अंतःस्रावी ग्रंथि, वही नलिका युक्त नहीं होती। तो यहां पर अंतःस्रावी केवल और केवल कौन सी ग्रंथि है? पीनियल ग्रंथि है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ये तो तीनों की तीनों ही वास्तव में कौन सी ग्रंथि होती है? बहिस्रावी ग्रंथि, और बहिस्रावी ग्रंथियों में तो नलिकाएं पाई जाती है। निम्न में से कौन सा कथन एंजाइम व हार्मोन की सही अवधारणा प्रस्तुत नहीं करता? ये क्वेश्चन सर यूपीएससी का क्वेश्चन उठाया है मैंने, ठीक है ना। यूपीएससी प्री का ये क्वेश्चन है, तो मुझे फर्स्ट पेपर का ये क्वेश्चन है, तुम मुझे कमेंट करके इसका फटाफट आंसर दे दो। मात्र तुम्हारे साथ हैं केवल और केवल 10 सेकंड। शाबाश। पहला ऑप्शन देखते हैं। हार्मोन अपना प्रभाव शरीर के दूर के हिस्सों में दर्शाते हैं जबकि एंजाइम पास के हिस्सों में सही है। समस्त एंजाइम हार्मोन है जबकि समस्त हार्मोन एंजाइम नहीं है, ठीक है ना। समस्त एंजाइम हार्मोन है जबकि समस्त हार्मोन एंजाइम नहीं है। बताओ ये सही है या गलत है? तीसरा देखो, एंजाइम रासायनिक संदेश वाहक होते हैं जबकि हार्मोन जैव उत्प्रेरक होते हैं, ठीक है ना। हार्मोन क्रिया के पश्चात नष्ट हो जाते हैं जबकि एंजाइम क्रिया के पश्चात भी बने रहते हैं। फटाफट कमेंट कर दो। मैं तुम्हारे सामने थोड़ा सा और एक बार ट्राई करता हूं तुम्हारे सामने, और मैं तुम्हें 1 मिनट दे देता हूं इस क्वेश्चन के लिए, लेकिन तुम मुझे कमेंट करके बता दो फटाफट। फटाफट कमेंट करो भाई। इसमें ये देखो, तुम तीसरे पर आओ। एंजाइम क्या होते हैं? रासायनिक संदेशवाहक होते हैं। रासायनिक संदेशवाहक एंजाइम थोड़े होते हैं। रासायनिक संदेशवाहक तो कौन होते हैं? हार्मोन होते हैं। तो 13वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। एक में अपने को ऑप्शन मिल ही गया अपने को, क्या है क्या नहीं है। अगला देखो, निम्न में से कौन एक अंतःस्रावी ग्रंथि युग्म के रूप में नहीं पाई जाती है? युग्म के रूप में कौन नहीं पाई जाती है? फटाफट बता दो मुझे। युग्म के रूप में कौन नहीं पाई जाती है? फटाफट बताओ, कमेंट कर दो। शाबाश, सही दिया है। मैं तुम्हें बता दूं कि युग्म का मतलब होता है जोड़ा। युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़े के रूप में। और जोड़े के रूप में केवल और केवल 3 ग्रंथियां पाई जाती हैं। जोड़े के रूप में 3 ग्रंथियां कौन कौन सी हैं? एक तो है वृषण ग्रंथि, और दूसरी जोड़े के रूप में जो पाई जाती है उसका नाम है अंडाशय ग्रंथि, और तीसरी जो जोड़े के रूप में पाई जाती है उसका नाम है एड्रिनल ग्रंथि। क्या नाम है उसका? एड्रिनल ग्रंथि। और एड्रिनल ग्रंथि नहीं तो अपन इसे क्या बोल सकते हैं? अधिवक्र ग्रंथि। तीनों की तीनों ग्रंथियां जोड़े के रूप में पाई जाती हैं। तो पीयूष ग्रंथि जो है ना, ये जोड़े के रूप में नहीं पाई जाती। पीयूष ग्रंथि की तो संख्या केवल और केवल कितनी होती है? 1 होती है।
मैं तुम्हें बता देता हूं संख्या के हिसाब से 3-4 कंफ्यूजन मैं तुम्हें बता देता हूं, ठीक है ना। आपको मालूम है कि दो संख्या जो है ना, ये दो संख्या 3 ग्रंथियों की होती है। मैंने तुम्हें बता दिया, वृषण, अंडाशय और एड्रिनल। और एक ग्रंथि रखना 4, ठीक है ना। 4 जो संख्या है ना, ये होती है पैराथायराइड की। पैराथायराइड कितनी ग्रंथियां होती हैं? टोटल 4। और बाकी जो है ना, बाकी की संख्या होती है केवल और केवल 1। बाकी की संख्या कितनी होती है? 1। तो युग्म के रूप में 3 ग्रंथियां पाई जाती हैं। एक ग्रंथि ऐसी है पैराथायराइड जिसकी संख्या होती है 4, बाकी सब होती हैं 1-1। तो ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। अब ध्यान देना इधर, मानव में रासायनिक समन्वय के अनुसार सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन है। सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन है। फटाफट कमेंट कर दो। शाबाश। सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन कौन सा है? सिक्रेटिन हार्मोन। और सिक्रेटिन हार्मोन सबसे पहले खोजा गया था। और किसने खोज की थी? तो उन्हीं वैज्ञानिकों ने खोज की थी जिन्होंने हार्मोन के बारे में सर्वप्रथम बताया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेलिस एवं स्टारलिंग। क्या हो जाएगा? बेलिस एवं स्टारलिंग। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा बी। अब ध्यान देना इधर, अब अपन शुरू कर रहे हैं अगली। अपन ने ये जो यहां तक क्वेश्चन किए ना, ये हार्मोन और एंजाइम से संबंधित क्वेश्चन किए हैं। और अब अपन छोटी सी एक ग्रंथि उठा रहे हैं जिसे अपन ने कह दिया हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस के बारे में छोटी छोटी सी इंफॉर्मेशन अपन तैयार करते हैं कि हाइपोथैलेमस वास्तव में है कहां पर। मैं तुम्हें बता दूं कि मानव का जो मस्तिष्क है ना, मानव का मस्तिष्क, इस मानव के मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। मानव के मस्तिष्क का पहला भाग होता है अग्र मस्तिष्क, इसका दूसरा भाग होता है मध्य मस्तिष्क और एक इसका भाग होता है पश्च मस्तिष्क। इन बाकी की तथ्यों के बारे में तो मैं तुमसे चर्चा करूंगा तंत्रिका तंत्र में, लेकिन मैं तुम्हें यहां पर बता देता हूं कि अग्र मस्तिष्क में ही यह ग्रंथि स्थित होती है जिसे बोला जाता है हाइपोथैलेमस। क्या बोला जाता है? हाइपोथैलेमस। समझना यहां पर मस्तिष्क का ये जो भाग है, ये जो भाग जो दिख रहा है ना, इस भाग को बोला जाता है डायएनसीफेलोन। इसे क्या बोला जाता है? डायएनसीफेलोन, ठीक है। इस डायएनसीफेलोन के यहां पर ऊपरी भाग में, डायएनसीफेलोन के ऊपरी भाग में जो भाग स्थित है ना, उसे तो बोला जाता है थैलेमस। और डायएनसीफेलोन के नीचे वाले भाग में यहां पर ये जो स्थित होता है ना मेरे दोस्तों, इसे बोला जाता है हाइपोथैलेमस। और इसी के भाग में यहां पर एक मटर के दाने के समान लटकी हुई ग्रंथि होती है जिसे बोला जाता है पीयूष ग्रंथि। जिसे क्या बोला जाता है? पीयूष ग्रंथि। और यहां पर ये बगल में एक और भाग होता है जिसे बोला जाता है पीनियल ग्रंथि। क्या बोला जाता है? पीनियल ग्रंथि। तो जब ग्रंथियों की बात की तो पीनियल ग्रंथि भी मस्तिष्क में है, वास्तव में हाइपोथैलेमस भी मस्तिष्क में है, और वास्तव में पीयूष ग्रंथि भी मस्तिष्क में स्थित है। अर्थात ये तीनों ग्रंथियां कहां पर स्थित है? मस्तिष्क में स्थित है। तो अब मेरी बात को तुम ध्यान से समझना। वो तुमसे क्वेश्चन करता है कि थैलेमस कहां पर स्थित होता है? डायएनसीफेलोन के निचले भाग में, डायएनसीफेलोन के ऊपरी भाग में, डायएनसीफेलोन के पार्टियल भाग में। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखना, डायएनसीफेलोन के ऊपरी भाग में तो थैलेमस स्थित है और डायएनसीफेलोन के निचले भाग में हाइपोथैलेमस स्थित है। अब मैं तुमसे जो क्वेश्चन कराऊंगा वो हाइपोथैलेमस से संबंधित कराऊंगा कि हाइपोथैलेमस से वास्तव में करती क्या है। इतना तुम यहां पर समझ लेना कि हाइपोथैलेमस के नीचे ही लटकी हुई एक संरचना पीयूष ग्रंथि की होती है, अर्थात इस पीयूष ग्रंथि पर पूरा नियंत्रण हाइपोथैलेमस ही करती है। आज मैं चर्चा करूंगा हाइपोथैलेमस पर और चर्चा करूंगा पीनियल ग्रंथि पर। तो समझते हैं अपन हाइपोथैलेमस ग्रंथि को। यह मैंने तुम्हारे सामने मस्तिष्क का आंतरिक भाग पेश किया है। यहां पर ये जो थैलेमस भाग है, अर्थात ये डायएनसीफेलोन के पूरे भाग में जब थैलेमस की बात की ना, तो थैलेमस का मतलब हो गया डायएनसीफेलोन का कौन सा भाग? ऊपरी भाग। ये हाइपोथैलेमस है और यही हाइपोथैलेमस हो गया डायएनसीफेलोन का कौन सा भाग? निचली भाग। और यहां पर ये जो लटकी हुई देखो इस प्रकार से ये जो ग्रंथि है ना, ये ग्रंथि है, ये ग्रंथि कौन सी ग्रंथि है मेरे दोस्तों? यही ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि। और इस पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण कौन करती है? हाइपोथैलेमस।
और यहां पर देखो इस प्रकार से यहां पर एक ग्रंथि और है जिसे बोला जाता है पीनियल ग्लैंड या पीनियल ग्रंथि। ठीक है ना, ध्यान देना यहां पर। इसका मतलब एक क्वेश्चन तो यहां से सेट हो गया कि सर ये जो हाइपोथैलेमस है ना, इस हाइपोथैलेमस, ये जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है ना, ये तो वास्तव में डायनसीफेलॉन के निचले भाग में स्थित है और ऊपरी भाग में स्थित कौन है? थैलेमस है। यहां पर तुम इस शब्द को देखना, हाइपो, हाइपो का मतलब ही वास्तव में नीचे होता है। हाइपो का मतलब क्या होता है? नीचे होता है। और किसके नीचे? थैलेमस। तो इसलिए इसका क्या नाम पड़ा है? हाइपोथैलेमस। तो समझते हैं दो चार बातें हाइपोथैलेमस से संबंधित। ये जो हाइपोथैलेमस है ना, इस हाइपोथैलेमस से संबंधित पहली बात ही क्या है कि यह, पहला क्वेश्चन तो ये ध्यान रखना, यह किस मस्तिष्क का भाग होती है? तो यह मेरे दोस्तों अग्र मस्तिष्क का क्या होता है? भाग होता है। अग्र मस्तिष्क का मतलब हो गया यहां पर फोर ब्रेन। किसका भाग होता है? अग्र मस्तिष्क का, या अपन ने क्या कह दिया? फोर ब्रेन का एक भाग होता है। और इसका बहुत कार्य है, लेकिन इसका एक कार्य इंपॉर्टेंट है। और इसका वो कार्य क्या इंपॉर्टेंट है कि ये जो पीयूष ग्रंथि है ना, पीयूष ग्रंथि के कार्यों पर, पीयूष ग्रंथि के कार्यों पर पूर्णतया क्या करना? नियंत्रण करना। पीयूष ग्रंथि के कार्यों पर नियंत्रण करना, यह किसका कार्य है? हाइपोथैलेमस का कार्य है। तीसरा एग्जामिनर पूछता है, इसके उपनाम संबंधी तुम्हें कंफ्यूज करता है। हाइपोथैलेमस के कई उपनाम हैं। हाइपोथैलेमस का पहला उपनाम है कि इसे बोला जाता है अंतःस्रावी तंत्र का सर्वोच्च कमांडर। एक एक शब्दों पर ध्यान देना तुम। सर्वोच्च कमांडर, अंतःस्रावी तंत्र का सर्वोच्च कमांडर कौन है? हाइपोथैलेमस। कभी कभी वह सर्वोच्च कमांडर नहीं लिखता, कभी कभी वह अलग शब्द लिख देता है, उसे बोला जाता है सुप्रीम कमांडर, सुप्रीमी कमांडर। ठीक है ना, ये ध्यान रखना तुम। सर्वोच्च कमांडर किसे बोला जाता है? हाइपोथैलेमस को। दूसरा, यह पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण रखती है, इसीलिए इसका दूसरा क्या नाम पड़ा है कि प्रधान ग्रंथि। प्रधान ग्रंथि का मतलब पीयूष। प्रधान ग्रंथि का नियंत्रक निम्नलिखित में से कौन है? तो भी आंसर क्या आता है? हाइपोथैलेमस। और इसका सी, इसका उपनाम हो जाएगा हेडमास्टर ग्रंथि। क्या नाम हो जाएगा इसका? हेडमास्टर ग्रंथि। ध्यान रखना, मास्टर ग्रंथि तो पीयूष को कहते हैं और हेडमास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? हाइपोथैलेमस को। तो तीनों बातें ये तुमसे इंपॉर्टेंट है। अग्र मस्तिष्क का एक भाग होता है, पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रित रखता है, और ये तीनों इसके उपनाम हैं। अब चलते हैं हाइपोथैलेमस से निकलने वाले हार्मोन पर। हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन निकलता है ना, उस हार्मोन को शॉर्ट में कहते हैं टीआरएच हार्मोन। रीट में क्वेश्चन पूछा था इसका कि टीआरएच हार्मोन का संबंध निम्नलिखित में से किस ग्रंथि से है? तो आंसर क्या है? हाइपोथैलेमस। इसमें ध्यान रखना, इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान रखना। इसमें टी का मतलब होता है थायरोट्रोफिन। इसमें टी का मतलब क्या होता है? थायरोट्रोफिन। थायरोट्रोफिन। और आर का मतलब होता है रिलीजिंग। थायरोट्रोफिन, रिलीजिंग। और एच का मतलब क्या है यहां पर? हार्मोन। थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। दो तीन बार बोलोगे तो ये आपके हैबिट में आ जाएगा। और इसी को शॉर्ट में क्या बोला है? टीआरएच। ध्यान देना, वो तुमसे क्वेश्चन करता है कि हाइपोथैलेमस का कौन सा हार्मोन है, और उसमें कंफ्यूज करने के लिए पहला ऑप्शन टिकाता है टीएसएच। नहीं सर, ये टीएसएच कोई हाइपोथैलेमस का नहीं है, ये तो वास्तव में पीयूष ग्रंथि का एक हार्मोन है। हाइपोथैलेमस का हार्मोन तो कौन सा हो गया? टीआरएच, थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। इसके कई कार्य हैं, लेकिन इसका जो प्रमुख कार्य है ना, इसका एक ही प्रमुख कार्य है। वो कौन सा कार्य है? शारीरिक तापमान का नियमन करना। शारीरिक तापमान का क्या करना? नियमन करना। अर्थात बॉडी के टेम्परेचर को नियमित करने का काम हाइपोथैलेमस करता है। और किस हार्मोन के जरिए करता है? टीआरएच हार्मोन के जरिए। इसीलिए इस हाइपोथैलेमस को बोला जाता है शरीर का ताप नियमांक। शरीर का ताप नियमांक किसे बोला जाता है? से बोला जाता है हाइपोथैलेमस को। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इससे निकलने वाला टीआरएच हार्मोन शारीरिक तापमान का नियमन करता है। समझ में आ गई ना तुम्हें बातचीत? शुरू करते हैं हाइपोथैलेमस से संबंधित अपना पहला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक उपनाम हाइपोथैलेमस से संबंधित नहीं है? 16वें का राइट आंसर तुम मुझे कमेंट करके फटाफट बता दो।
कौन सा हाइपोथैलेमस से संबंधित नहीं है? उपनाम पूछा है, 3 मैंने तुम्हें उपनाम बताए हैं। शाबाश। अंतःस्रावी नियमन का सर्वोच्च कमांडर बिल्कुल है। प्रधान ग्रंथि का नियंत्रक बिल्कुल सही है, क्योंकि पीयूष पर नियंत्रकता है। मास्टर ग्रंथि सर इसे नहीं कहते। मास्टर ग्रंथि तो वास्तव में हाइपोथैलेमस का नाम नहीं है। मास्टर ग्रंथि तो किसे कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। किसे कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। लेकिन हेडमास्टर ग्रंथि भी किसे कहते हैं? हाइपोथैलेमस को कहते हैं। तो 16वें का राइट आंसर हो जाएगा सी। सभी बच्चों का ये सही है। 17वां देखो, निम्न में से कौन सा कथन हाइपोथैलेमस के संदर्भ में सत्य कथन नहीं है? फटाफट कमेंट कर दो मेरे बच्चों, सभी बच्चे सही करोगे। बिल्कुल ध्यान देना, तुम ऑप्शन पर गलत नहीं करोगे। शाबाश, सही दिया है कुछ बच्चों ने, 1-2 बच्चों की गलत है तो देख लेते हैं, कोई समस्या नहीं है। यह मस्तिष्क के मध्य भाग में स्थित होती है। यह पीयूष ग्रंथि के समस्त हार्मोनों पर नियंत्रण रखती है। भाई पीयूष पे तो समस्त हार्मोनों पर नियंत्रण रखती है, तो बात तो सही है। हेडमास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। अंतःस्रावी नियमन का सर्वोच्च कमांडर भी है। तीनों तो ऑप्शन सही है। तो तीनों को अगर काट के भी करेंगे तो अपने को आंसर तो मिल गया। गलती इसमें कहां पर है? यह मध्य भाग में स्थित नहीं होती सर, यह तो मस्तिष्क के किस भाग में स्थित होती है? अग्र भाग में स्थित होती है। किस भाग में स्थित होती है? अग्र भाग में स्थित होती है। तो 17वें का राइट आंसर हो जाएगा ए। कुछ बच्चों ने बिल्कुल सही दिया है, 1-2 बच्चे ध्यान से क्वेश्चन नहीं पढ़े, उन्होंने गलत किया है। अग्र मस्तिष्क में पाई जाने वाली हाइपोथैलेमस से स्रावित हार्मोन है, फटाफट कमेंट कर दो। टीएसएच, एसीटीएच, टीआरएच, जीएच, फटाफट कमेंट कर दो। वेरी गुड, करीब करीब सभी बच्चों का सही है। कौन सा हार्मोन है? टीआरएच। अब देखिए टीआरएच की फुल फॉर्म तो मुझे एक बार कमेंट में लिख कर बता दो एक बार, टीआरएच की फुल फॉर्म क्या है? शाबाश, क्या है? थायरोट्रोफिन। क्या है? थायरोट्रोफिन रिलीजिंग। तभी मैंने तुमसे लिखा है ताकि तुम्हारे याद हो जाए। थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। और कार्य अपना क्या समझ में आया है कि जो बॉडी टेम्परेचर है ना, उस बॉडी टेम्परेचर को यह मेंटेन रखता है। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा सी। हाइपोथैलेमस से निकलने वाले टीआरएच का प्रमुख कार्य, फटाफट कमेंट कर दो, मात्र 2 सेकंड का क्वेश्चन है। शरीर के तापमान का नियमन करना, अंडाणु का उत्पादन करना, शुक्राणु का उत्पादन करना, शारीरिक वृद्धि करना। शाबाश। टीआरएच का प्रमुख कार्य क्या है? शरीर के तापमान को नियमन करना। करने को तो यहां पर जो भी कार्य दे रखे हैं ना, ये सारे ही करती है, लेकिन इसका मुख्य कार्य क्या है? शरीर के तापमान को नियमन करना। यहां पर अगर डी ऑप्शन तुम्हारा शारीरिक वृद्धि न होकर, डी ऑप्शन यहां पर अगर तुम्हारा होता मान लो उपरोक्त सभी, तो मेरे दोस्तों तब तुम्हारा आंसर क्या था? उपरोक्त सभी। क्योंकि यह दोनों काम कौन करती है? यह दोनों काम कौन करती है? यह दोनों काम पीयूष ग्रंथि करती है। लेकिन मेरे दोस्तों पीयूष ग्रंथि पे भी तो नियंत्रण हाइपोथैलेमस ही करता है, ठीक है ना? हाइपोथैलेमस ही करता है। मैंने इस क्वेश्चन को बदला है। एग्जामिनर ने रेलवे में क्वेश्चन पूछा था उपरोक्त सभी के ऑप्शन के साथ, तो उसमें आंसर क्या था? उपरोक्त सभी। लेकिन यहां पर उपरोक्त सभी इसलिए नहीं आएगा क्योंकि डी ऑप्शन है शारीरिक वृद्धि करना। तो यहां पर उस कार्य को ढूंढना है जो टीआरएच का या हाइपोथैलेमस का मुख्य कार्य हो। तो मुख्य कार्य क्या है? बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करना। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ए। अब जो बातें करनी है ना अपने को, किससे संबंधित बातें करनी है? पीनियल। पहली अपन ने ग्रंथि समझी हाइपोथैलेमस, शरीर की हेडमास्टर ग्रंथि है, शरीर की कमांडर है, शरीर की वास्तव में प्रधान ग्रंथि की भी प्रधान है क्योंकि वह पीयूष पर नियंत्रण रखती है। एक हार्मोन हो गया टीआरएच। अब इससे संबंधित दूसरी जो ग्लैंड है ना, जिसका क्या नाम है? पीनियल ग्लैंड। क्या नाम है? पीनियल ग्लैंड। कुछ बातें पीनियल ग्रंथि से संबंधित हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं पीनियल ग्रंथि से संबंधित। पीनियल ग्रंथि भी इतना तो अपने को ध्यान है मेरे दोस्तों, कहां पर स्थित होती है? मस्तिष्क में स्थित होती है। कहां पर स्थित होती है? मस्तिष्क में स्थित होती है। अब ये जो पीनियल ग्रंथि है ना, इस पीनियल ग्रंथि के कई नाम हैं। एक तो इसे बोला जाता है अवशेषी ग्रंथि,
इसे क्या बोला जाता है? अवशेषी ग्रंथि। तो मैं तुम्हें नीचे इसका कारण बताऊंगा, इसे अवशेषी ग्रंथि क्यों कहते हैं। अवशेषी का मतलब होता है बिना काम की। बस तुम्हें अभी इतना ध्यान रखना है कि बिना काम की किसे कहते हैं? पीनियल ग्रंथि। क्यों कहते हैं वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अवशेषी ग्रंथि या पीनियल या फिर बिना काम की ग्रंथि निम्न में से किसे कहते हैं? तो तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए यहां पर? पीनियल ग्रंथि। एक चीज तुम यहां से बिल्कुल समझते जाना, तुम ये जो पीनियल ग्रंथि है ना, पीनियल ग्रंथि, ये पीनियल ग्रंथि वास्तव में किससे प्रभावित होती है? प्रकाश से प्रभावित होती है। किससे प्रभावित होती है? प्रकाश से प्रभावित होती है। और पीनियल ग्रंथि के हार्मोन मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, सबसे पहले इसके डायग्राम से समझ देते हैं। इस पीनियल ग्रंथि को कहते हैं मस्तिष्क की तीसरी आंख। मस्तिष्क की तीसरी आंख किसे कहते हैं? पीनियल ग्रंथि को। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके पीछे बड़ा भारी तर्क है कि मस्तिष्क की तीसरी आंख आखिर पीनियल ग्रंथि को क्यों कहते हैं। तो इसके पीछे प्रमुख कारण क्या है समझना। यहां पर इसके पीछे प्रमुख कारण कोई जनरल साइंस नहीं है, इसके पीछे प्रमुख कारण बताया जाता है आध्यात्मिक विज्ञान का। आध्यात्मिक विज्ञान ये कहता है कि मस्तिष्क का जो यही भाग है ना, यही भाग में वास्तव में मस्तिष्क के इसी भाग से मनुष्य के ध्यान का केंद्रण होता है। मनुष्य के ध्यान का क्या होता है? केंद्रण होता है। और मनुष्य के ध्यान का केंद्रण होने की वजह से इसे मस्तिष्क की तीसरी आंख कहते हैं। तो मस्तिष्क की तीसरी आंख किसे कहते हैं? पीनियल ग्रंथि को। यहां पर इस इमेज के जरिए तुम ध्यान से समझना, यहां पर ये जो ग्रंथि है ना, ये ग्रंथि वास्तव में पीनियल ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है? पीनियल ग्रंथि है। अब बात को ध्यान से समझना, इस पीनियल ग्रंथि से कई हार्मोन निकलते हैं, लेकिन प्रमुख मैं तुम्हारे लिए चर्चा करूंगा जिसे बोला जाता है मेलेटोनिन हार्मोन। जिसे क्या बोला जाता है? मेलाटोनिन हार्मोन। तो मेलेटोनिन हार्मोन का संबंध किससे है? पीनियल ग्रंथि से है। वैसे हार्मोन तो 3 निकलेंगे, लेकिन मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मैं तुम्हें इसी के बारे में यहां इमेज के जरिए बता देता हूं। मेलेटोनिन हार्मोन क्या करता है? जैसे यहां से प्रकाश आया, प्रकाश आकर पीनियल ग्रंथि से टकराया। अगर प्रकाश ज्यादा है, ध्यान देना यहां पर, प्रकाश ज्यादा है तो ये जो मेलाटोनिन हार्मोन है, प्रकाश ज्यादा है तो मेलाटोनिन हार्मोन है ना, इस मेलाटोनिन हार्मोन का स्रावण क्या होता है? कम होता है। और अगर यहां से आने वाला प्रकाश कम है तो मेलाटोनिन हार्मोन का स्रावण मेरे दोस्तों क्या होता है? ज्यादा होता है। अर्थात प्रकाश ज्यादा है तो श्रावण कम है, और प्रकाश कम है तो श्रावण ज्यादा है। तो यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि मेलाटोनिन हार्मोन का श्रावण बताओ रात में ज्यादा होता है कि दिन में ज्यादा होता है? तो प्रकाश ज्यादा कहां पर है? दिन में है, तो दिन में नहीं होगा। इसका श्रावण इस दृष्टिकोण से किस में होगा? रात में ज्यादा होगा। ये कुछ बातें तुम्हें मेलाटोनिन हार्मोन से संबंधित याद करनी है। यही मेलाटोनिन हार्मोन वास्तव में एक नई चीज के लिए जिम्मेदार है। तुम्हारा क्वेश्चन करता है कि त्वचा के रंग के लिए, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आया हुआ है, त्वचा के रंग के लिए जिम्मेदार निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? तो आंसर क्या आता है? मेलेटोनिन हार्मोन। आगे इसको और समझाता हूं मैं तुम्हें। कोई भी आदमी जब मेडिटेशन करता है तो मेडिटेशन के समय उसका ध्यान, मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान, मेडिटेशन का मतलब क्या होता है? ध्यान। ध्यान करते समय इस बिंदु पर उसका पूरा कॉन्सेंट्रेशन या पूरा चित्त केंद्रित होता है, क्योंकि यही भाग मेरे दोस्तों वास्तव में किस ग्रंथि का भाग है? पीनियल ग्रंथि का भाग है, ठीक है ना। और ध्यान केंद्रित करने का काम एक अलग हार्मोन करता है, और उस हार्मोन को बोला जाता है सेरोटोनिन हार्मोन। उस हार्मोन को क्या बोला जाता है? सेरोटोनिन हार्मोन। मेलेटोनिन का कार्य मैंने तुम्हें पहले समझा दिया, और दूसरा हार्मोन क्या है? सेरोटोनिन हार्मोन है। तुम्हारा एग्जामिनर क्या पूछता है कि पीनियल ग्रंथि का कौन सा हार्मोन दैनिक लय को नियंत्रित करता है? इस प्रकार से क्वेश्चन आरएस प्री में आया हुआ था। तो दैनिक लय को नियंत्रण करना यह वास्तव में किसका कार्य है? सेरोटोनिन हार्मोन का कार्य है। सेरोटोनिन हार्मोन का दूसरा कार्य एक और है। यह क्या करता है? यह बीपी के लेवल को बढ़ाता है। यह ब्लड प्रेशर को क्या करता है? बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? क्योंकि जो रुधिर वाहिनियां आती है ना, रुधिर वाहिनियां, इन रुधिर वाहिनियों के जमाव को यह थोड़ा सा अंदर से कम कर देता है, ठीक है ना। अर्थात यह रुधिर वाहिनियों को सिकोड़ देता है। अब जब रुधिर वाहिनियां सिकोड़ देंगे तो आपको मालूम है कि ब्लड प्रेशर तो बढ़ेगा, ठीक है ना। तो रुधिर दाब को कौन बढ़ाएगा? सेरोटोनिन हार्मोन।
अब पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि मानव में पीनियल ग्रंथि का वजन लगभग होता है, ठीक है ना? फटाफट कमेंट करके बता दो मुझे, पीनियल ग्रंथि का वजन लगभग होता है। ए बी सी डी। नहीं सर, सही नहीं बता रहे हो। पीनियल ग्रंथि का वजन है लगभग 150 मिलीग्राम। कितना वजन है? 150 मिलीग्राम इसका वजन है, ठीक है ना? पहला ऑप्शन 0.5 ग्राम, ये 0.5 ग्राम तो किसका वजन है? पीयूष ग्रंथि का वजन है। ये 0.5 ग्राम किसका वजन है? पीयूष ग्रंथि का वजन है। और यहां पर देखो ये जो 6 ग्राम है ना, ये 6 ग्राम भी अगर तुम्हें पूछे कि किसका वजन है, तो ये 6 ग्राम भी किसका वजन है? अधिवक्र ग्रंथि का। और ये जो 85 ग्राम है ना, ये 85 ग्राम मेरे दोस्तों किसका वजन है? अग्नाशय ग्रंथि का। लेकिन ध्यान रखना, मैंने यहां पर पीनियल ग्रंथि का वजन ग्राम में नहीं लिखा है, किस में लिखा है? मिलीग्राम में लिखा है। तो ये तीनों वजन एनसीईआरटी से लिए हैं मैंने, इसलिए ऑथेंटिक हैं। तो तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि तुम्हारा कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो, ठीक है ना? तो 20वें का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला देखो, पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में स्थिति के अनुसार किस नाम से जानी जाती है? बताओ देखिए किस नाम से जानी जाती है? पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में स्थिति के अनुसार, मस्तिष्क में स्थिति के अनुसार इसे बोला जाता है एपिफाइसिस सेरेब्राई। एपिफाइसिस सेरेब्राई का मतलब क्या है? फाइसिस उस जगह का नाम है, एपी का मतलब ऊपर, इसलिए यह थोड़ा सा ऊपर स्थित होती है, इसलिए इसे बोला जाता है एपिफाइसिस सेरेब्राई। और हाइपोफाइसिस सेरेब्राई अगर तुम्हें पूछे कि मस्तिष्क की स्थिति के अनुसार पीयूष ग्रंथि किस नाम से जानी जाती है, तो आंसर क्या आएगा? हाइपोफाइसिस सेरेब्राई, क्योंकि यह वहां से थोड़ा सा नीचे स्थित होती है। हाइपो का मतलब होता है नीचे, ठीक है ना? और एपी का मतलब होता है ऊपर। ये दोनों लैटिन भाषा के शब्द हैं। तो मस्तिष्क की स्थिति के अनुसार इसे क्या बोला जाता है? एपिफाइसिस सेरेब्राई। निम्न में से कौन सी ग्रंथि मानव में प्रकाश संवेदी कोशिकाएं पूर्णतया, कौन सी ग्रंथि में मानव में प्रकाश संवेदी कोशिकाएं पूर्णतया अनुपस्थित होती है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, फटाफट कमेंट कर दो मुझे। शाबाश, बहुत बढ़िया। प्रकाश संवेदी कोशिकाएं, इन्हीं को बोला जाता है लाइट सेंसिंग सेल, LSC। किन में अनुपस्थित होती हैं? पीनियल में। और ध्यान रखना, यह किन में अनुपस्थित होती हैं? मानव में अनुपस्थित होती है। किन में अनुपस्थित होती है? मानव में अनुपस्थित होती है। तो प्रकाश संवेदी कोशिकाएं पूर्णतया किन में अनुपस्थित होती हैं? मानव में। किस ग्रंथि में? पीनियल ग्रंथि में। इसीलिए यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो प्रकाश से प्रभावित होती है, जो प्रकाश से क्या होती है? प्रभावित होती है। तब भी तुम्हारा आंसर क्या आना चाहिए? पीनियल ग्रंथि। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा एक हार्मोन पीनियल ग्रंथि से संबंधित नहीं है? पीनियल ग्रंथि के टोटल 3 हार्मोन हैं। पहले हार्मोन का नाम है सेरोटोनिन, एक हार्मोन का नाम है मेलेटोनिन और एक हार्मोन का नाम है एड्रिनोग्लूमेनालोट्रोफिक हार्मोन। लेकिन सोमेटोट्रोफिक हार्मोन का संबंध वास्तव में पीनियल ग्रंथि से नहीं है। सोमेटोट्रोफिक हार्मोन का संबंध तो वास्तव में किस ग्रंथि से है? पीयूष ग्रंथि से है। किस ग्रंथि से है? पीयूष ग्रंथि से। तीसरा हार्मोन थोड़ा सा चर्चा में रहता है, एड्रिनोग्लूमेनालोट्रोफिक हार्मोन। इससे संबंधित आरएस प्री में क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन ये पूछा था कि पीनियल ग्रंथि का कौन सा हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि, ध्यान देना यहां पर, एड्रिनल ग्रंथि के कोर्टेक्स भाग पर, एड्रिनल ग्रंथि के 2 भाग होते हैं, कोर्टेक्स और मेडुला। एड्रिनल ग्रंथि के कोर्टेक्स भाग पर कार्य करता है। तो तब आंसर एग्जामिनर ने क्या माना था? एड्रिनोग्लूमेनालोट्रोफिक हार्मोन। तो 23वें का राइट आंसर हो जाएगा डी। अब यहां पर देखो तुम, क्वेश्चन क्या कह रहा है? पीनियल ग्रंथि का मेलाटोनिन हार्मोन पीयूष ग्रंथि के किस हार्मोन के विपरीत कार्य करता है? पीनियल ग्रंथि का मेलाटोनिन हार्मोन पीयूष ग्रंथि के किस हार्मोन के विपरीत कार्य करता है? मैं तुम्हें समझा देता हूं इसके बारे में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। कैसे हो जाएगा? MSH हार्मोन का मतलब होता है मेलेनोसाइट
स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये कार्य क्या करता है? मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो रंग कणिकाएं आती है ना, रंग कणिकाओं को, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रंग कणिकाओं को बिखेरता है। और रंग कणिकाओं को बिखेरना किसका कार्य है? MSH। और बिखेरने की वजह से थोड़ा सा जो रंग है ना, ये रंग कैसा कर देता है? डार्क, या कैसा कर देता है? काला। ये तो बात किसकी हो गई? MSH की। मेलेनोसाइट क्या करता है? समझा देता हूं यहां पर मैं नीचे। मेलेनोसाइट क्या करता है? मेलेनोसाइट क्या करता है सर? सॉरी, ये मेलेटोनिन, मेलेनोसाइट नहीं, मेलेटोनिन क्या करता है? रंग कणिकाओं को एक जगह पर ही क्या करता है? केंद्रित करता है। और एक जगह पर केंद्रित करने की वजह से त्वचा का रंग थोड़ा सा लाइट या कैसा हो जाता है? हल्का हो जाता है। इसीलिए मेलेटोनिन हार्मोन, ध्यान रखना, मेलेटोनिन हार्मोन या ये MSH हार्मोन ये विपरीत काम करता है। जो विपरीत काम करता है ना, उसे बोला जाता है एंटागोनिस्ट हार्मोन, एंटागोनिस्टिक हार्मोन। निम्न में से कौन सा हार्मोन त्वचा के रंग का निर्धारण करता है? त्वचा के रंग का निर्धारण का कार्य कौन करता है? कौन करेगा? मेलेटोनिन हार्मोन। तो 25वें का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखो। तीव्र सूर्य प्रकाश के क्षेत्र में रहने वाले या जन्म से अंधे बच्चों में यौन अवस्था जल्दी आ जाती है, इसका प्रमुख कारण क्या है? यौन अवस्था जल्दी आ जाती है जन्म से अंधे बच्चों में, इसका एक ही कारण है, और वो क्या कारण है? अल्प श्रावण होना। अल्प श्रावण का मतलब कम श्रावण होना। और किसका अल्प श्रावण होना? मेलेटोनिन हार्मोन का। ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में अलग अलग भांति से पूछा जाता है। मेलेटोनिन हार्मोन के अल्प श्रावण की वजह से ही जो जन्म से अंधा बच्चा है, जो जन्म से अंधा बच्चा है ना, ये वास्तव में इसमें यौन अवस्था जल्दी आ जाती है। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मेलेटोनिन हार्मोन का अल्प श्रावण है। सीरोटोनिन का यहां पर कोई मतलब नहीं है। अगला देखो, किस कोशिका का संबंध पीनियल ग्रंथि से नहीं है? पीनियल ग्रंथि की दो कोशिकाएं होती हैं, एक होती है पीनियलोसाइट्स कोशिका और एक होती है न्यूरोलीगल कोशिका, ठीक है ना। इन दोनों का संबंध किससे है? पीनियल से है। जाइमोजन कोशिका का संबंध तो पीनियल से नहीं है, जाइमोजन कोशिका का संबंध तो किससे है? आमाशय से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। निम्न में से कौन सा कथन मेलेटोनिन हार्मोन के संदर्भ में असत्य कथन है? मेलेटोनिन हार्मोन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? पहला देखते हैं ऑप्शन। मेलेटोनिन हार्मोन का स्रावन तेज प्रकाश में कम होता है, सही है। मंद प्रकाश में अधिक होता है, सही है। मेलेटोनिन हार्मोन को आयु वृद्धि रोधक हार्मोन भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। ये बात भी इसकी बिल्कुल सही है। मेलेटोनिन हार्मोन के अति श्रावण से बच्चों में यौन अवस्था आ जाती है। सर, अति श्रावण से बच्चों में यौन अवस्था नहीं आ जाती, इसके अल्प श्रावण से बच्चों में वास्तव में यौन अवस्था आती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। निम्न में से कौन सा उपनाम पीनियल ग्रंथि का नहीं है? पीनियल ग्रंथि का कौन सा उपनाम नहीं है? पीनियल ग्रंथि को मस्तिष्क की जैविक घड़ी भी कहते हैं, तीसरी आंख भी कहते हैं, अवशेषी ग्रंथि भी कहते हैं, लेकिन संकटकालीन और आपातकालीन ग्रंथि से नहीं कहते सर। संकटकालीन और आपातकालीन ग्रंथि तो किसे कहते हैं? एड्रिनल ग्रंथि को कहते हैं। तो आज अपने टोटल 30 क्वेश्चन लिए थे। इसका अगला वीडियो शुक्रवार को होगा मेरा, एक अलग ग्रंथि को लेकर, और उस ग्रंथि का क्या नाम है? पीयूष ग्रंथि। तो तब तक के लिए धन्यवाद।